वियतनाम युद्ध अच्छे इरादों के साथ अच्छे लोगों द्वारा शुरू हुआ था, लेकिन कुछ 2 दशकों बाद वियतनामी लोग के लिए सब कुछ खत्म हो गया था। ये युद्ध एक ऐसा युद्ध था जो ना तो किसी खजाने के लिए हुआ और ना ही किसी तरह के हक को जताने के लिए हुआ। ये युद्ध था शांति के लिए। ये युद्ध था वियतनाम की अपनी आज़ादी के लिए। ये हो ची मिन्ह के नेतृत्व में वियतनाम को बचाने और उसे एक आज़ाद देश बनाने के सपने को पूरा करने के लिए युद्ध लड़ा गया था। लेकिन वियतनाम ने यूएसएसआर और यूएसए के बीच हुए कोल्ड वॉर के कारण वियतनाम वॉर के दौरान अपने ही देश के लाखों मासूम लोगों को बेघर होते हुए और मरते हुए देखा। ये युद्ध एक ऐसा युद्ध था जब वियतनाम के सभी लोग आर्मी में जाकर अपने देश की आज़ादी के लिए शहीद होने को तैयार थे। शायद इस युद्ध में हुई तबाही और विनाश को तो वियतनाम के लोगों ने भुला दिया होगा, लेकिन यूएसए और यूएसएसआर के आपसी मतभेद के कारण हुए वियतनाम वॉर को इतिहास कभी नहीं भूला। 1955 से लेकर 1975 के बीच हुए वियतनाम वॉर को सेकेंड इंडो चाइना वॉर के नाम से भी जाना जाता है। ये वॉर वियतनाम के ही 2 हिस्सों में लड़ा गया था। नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के बीच हुआ था ये वॉर। एक तरफ नॉर्थ वियतनाम को यूएसएसआर और चाइना का सपोर्ट था, तो दूसरी तरफ साउथ वियतनाम को अमेरिका सपोर्ट कर रहा था। इस वॉर में कूदने के पीछे भी इन दोनों देशों के कुछ निजी फायदे थे और ऊपर से अमेरिका तो डायरेक्ट इन्वॉल्व हो गया था इस वॉर में अपने सैनिकों को भेजकर। जैसे कोरिया कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के बीच कोल्ड वॉर का शिकार बना था, ठीक वैसे ही वियतनाम भी कोल्ड वॉर का शिकार बना था। असल में देखा जाए तो ये वॉर 1955 से लेकर 1975 के बीच में हुआ था, लेकिन इसकी शुरुआत सालों पहले यानी 1857 में ही हो चुकी थी, क्योंकि 1857 वो समय था जब यूरोपियन कंट्रीज पूरी दुनिया पर राज करने के अपने सपने को साकार करने में लगी हुई थी, जिसके लिए ये अमीर देशों को इन्वेड करती, उन्हें अपनी कॉलोनीज बनाती और उनका सारा सरकारी खजाना लूटकर अपनी जेबें भरती। जैसा हमारे भारत के साथ हुआ था, ठीक वैसा ही वियतनाम के साथ भी हुआ था। ईयर 1857 से पहले वियतनाम भी एक आज़ाद देश हुआ करता था, लेकिन 1857 में फ्रांस ने वियतनाम पर कब्जा किया, उसे अपनी कॉलोनी बनाई और वियतनाम पर राज करने लगा। उस समय वियतनाम इंडो चाइना के नाम से जाना जाता था और इंडो चाइना 5 देश यानी कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम को मिलाकर बनता था। तो फ्रांस ने 1857 से लेकर 1941 तक वियतनाम पर राज किया, लेकिन 1941 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान, जो एक पावरफुल देश था, उसने वियतनाम पर कब्जा करना चाहा और वियतनाम पर हमला किया। लेकिन जापान को वियतनाम पर कब्जा करने के लिए सबसे पहले तो फ्रांस से लड़ना पड़ा, क्योंकि फ्रांस पहले से ही वियतनाम को अपनी एक कॉलोनी बनाकर बैठा था। तो जापान और फ्रांस की इस लड़ाई में जापान जीत गया, क्योंकि उस समय जापान की आर्मी काफ़ी स्ट्रांग थी। मतलब अब 1941 से वियतनाम पर जापान राज करने लगा। और दूसरी तरफ हो ची मिन्ह, जो वियतनाम के लोकल लोगों के नेता थे, जिन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए 19 मई 1941 को वियत मिन्ह नाम की एक पार्टी बनाई। इस पार्टी के सभी मेंबर्स आज़ादी की मांग करते थे। वियत मिन्ह के लोगों ने पहले फ्रांस से, फिर जापान से अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, क्योंकि हो ची मिन्ह वियतनाम को एक आज़ाद देश बनाना चाहता था। लेकिन जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर हारने के कारण वियतनाम पर ज़्यादा समय तक राज नहीं कर पाया और जापान वियतनाम को 1945 में छोड़ के चला जाता है। जापान वियतनाम पर सिर्फ 1941 से लेकर 1945 यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंत तक ही राज कर पाया। जापान के वियतनाम को छोड़ के जाने के बाद वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया जाता है। दरअसल जापान जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हारने के बाद सरेंडर करता है, तो जापान की जितनी भी कॉलोनीज थी, उनको सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीतने वाले देश यानी एलाइड पावर्स आपस में बांट लेते हैं। जैसे कोरिया को 2 भागों में बांट दिया गया था, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया,
ठीक वैसे ही वियतनाम को भी दो भागों में बांट दिया गया, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम। नॉर्थ वियतनाम को यूएसएसआर ने अपने कब्जे में ले लिया और यूएसएसआर जो कम्युनिज्म को फॉलो करता था, तो यूएसएसआर की मदद से हो ची मिन्ह ने नॉर्थ वियतनाम में अपनी कम्युनिस्ट सरकार बना ली और वहीं दूसरी तरफ साउथ वियतनाम पर अमेरिका ने अपना कब्जा जमा लिया। लेकिन 1946 में फ्रांस वापस आकर एलाइड पावर से वियतनाम को वापस मांगता है और कहता है कि 1941 तक इस वियतनाम पर हमारा ही कब्जा था, ये हमारी ही कॉलोनी थी, तो आप हमें वियतनाम का कब्जा वापस दे दो। और उस समय अमेरिका का एक ही मकसद था कि दुनिया में कम्युनिज्म को फैलने से रोका जाए। और फ्रांस जो कि एक कैपिटलिस्ट कंट्री था, तो यूएसए ने भी अपना हिस्सा यानी साउथ वियतनाम फ्रांस को देने में अपना ही भला समझा। तो इसके बाद फ्रांस को वापस साउथ वियतनाम का कब्जा दे दिया जाता है। लेकिन इस बार फ्रांस डायरेक्टली वियतनाम पर राज नहीं करता, बल्कि साउथ वियतनाम को कंट्रोल करने के लिए बाओ डाई को चुना जाता है, जो थे तो वियतनाम के ही, लेकिन वे पालन तो फ्रांस के आदेशों का ही करते थे। पर दूसरी तरफ नॉर्थ वियतनाम के लीडर हो ची मिन्ह, उनको फ्रांस का दोबारा से साउथ वियतनाम को कंट्रोल करने का ये डिसीजन बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि वो पूरे वियतनाम को एक आज़ाद देश बनाना चाहते थे। जिस कारण हो ची मिन्ह और उसकी पार्टी के लोगों ने साउथ वियतनाम और बाओ डाई के लोगों के खिलाफ एक वॉर शुरू कर दिया, जिसे फर्स्ट इंडो चाइना वॉर के नाम से जाना जाता है। ये वॉर 1946 से लेकर 1954 के बीच में हुआ था। ये वॉर नॉर्थ और साउथ वियतनाम के बीच की एक भीषण लड़ाई थी, जो कि वियट मिन्ह और फ्रेंच आर्मी के बीच हुई थी, जिसके बाद 1954 में समझौते के तौर पर दोनों देशों के बीच जिनेवा एकॉर्ड साइन हुआ, जिसके मुताबिक सबसे पहले तो फ्रांस को इंडो चाइना से बाहर रहने के निर्देश दे दिए गए और फिर इस एकॉर्ड के अनुसार 17th पैरेलल लाइन को सीमा रेखा मानकर वियतनाम को टेम्परेरी बेसिस पर दो भागों में बांट दिया गया। नॉर्थ में हो ची मिन्ह को लीडर बनाया गया और साउथ में बाओ डाई की सरकार को हटा के गो डिन डाम को चुना गया। और जेनेवा एकॉर्ड में एक बात और तय की गई कि 2 साल बाद वियतनाम में चुनाव कराए जाएंगे और वियतनाम की जनता के मुताबिक वहाँ का लीडर चुना जाएगा और वियतनाम को फिर से एक देश बना दिया जाएगा, यानी नॉर्थ और साउथ वियतनाम दोनों का एकीकरण किया जाएगा। तो इस तरह जेनेवा एकॉर्ड के बाद वियतनाम में 2 सरकारें और 2 देश बने। एक नॉर्थ वियतनाम जिसकी कैपिटल हनोई बनाई गई और यहाँ हो ची मिन्ह की कम्युनिस्ट सरकार बनी, जिसे यूएसएसआर और चाइना का सपोर्ट था, और एक साउथ वियतनाम जिसकी कैपिटल साइगॉन बनाई गई और यहाँ गो डिन डाम की कैपिटलिस्ट सरकार बनी, जिसको अमेरिका का सपोर्ट था। यानी अब वियतनाम में 2 अलग अलग विचारधाराओं ने जन्म ले लिया था, एक कम्युनिस्ट तो दूसरा कैपिटलिस्ट, जिसके कारण जिनेवा एकॉर्ड के बाद भी ये दोनों देश आपस में लड़ते रहे। नॉर्थ और साउथ वियतनाम में हमेशा एक डिफरेंस देखने को मिला, सोच का डिफरेंस, लेकिन हाँ, दोनों का लक्ष्य एक ही था, वियतनाम का एकीकरण। हो ची मिन्ह चाहता था कि नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम फिर से एक हो जाए और पूरा वियतनाम कम्युनिज्म को अपनाए। वहीं दूसरी तरफ गो डिन डाम चाहता था कि वियतनाम फिर से एक हो जाए और पूरा देश कैपिटलिज्म को अपनाए। तो इस कारण गो डिन डाम साउथ वियतनाम पर अपनी पकड़ मजबूत करने लगता है और धीरे धीरे साउथ वियतनाम में कैपिटलिस्ट तानाशाही शुरू हो जाती है। गो डिन डाम जो एक कैथोलिक था, तो अपने रिलीजन को बढ़ावा देने के लिए उसने साउथ वियतनाम में जितने भी बुद्धिस्ट लोग थे उनको मारना और कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। और इतना ही नहीं, जो भी लोग हो ची मिन्ह या तो कम्युनिज्म को सपोर्ट करते थे उनको भी बड़ी बेरहमी से मारा जाने लगा। साउथ वियतनाम में मारे गए मासूम लोगों की मौत के विरोध में वियट मिन्ह ग्रुप के लोगों ने अपनी आवाज़ भी उठाई, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन हद तो तब हो गई जब गो डिन डाम ने वियतनाम में होने वाले इलेक्शंस को भी रद्द करवा दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इलेक्शन हो
और वियतनाम में एक कम्युनिस्ट सरकार बने। तो जब हो ची मिन को इस बात की खबर मिली कि गो डिन डाइम ने वियतनाम में होने वाले इलेक्शंस को कैंसिल करवा दिया है, तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया और गो डिन डाइम के खिलाफ लड़ने का डिसीजन बना लिया। क्योंकि जिस तरह से साउथ वियतनाम में अत्याचार बढ़ रहे थे और इलेक्शंस भी रद्द करवा दिए गए थे, तो अब नॉर्थ वियतनाम के पास युद्ध के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। अब दोनों देशों का तो समझ में आता है, लेकिन बाकी बड़े देश इस युद्ध में क्या कर रहे थे। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका और यूएसएसआर के बीच कोल्ड वॉर अपने पीक पर था। वियतनाम भी उसी कोल्ड वॉर में इन दोनों देशों के लिए अपनी ताकत दिखाने का एक मोहरा था। ये दोनों देश अपने निजी फायदों को ध्यान में रखते हुए वियतनाम की मदद कर रहे थे। अमेरिका साउथ वियतनाम की इस जंग में इसलिए शामिल हुआ क्योंकि वो नहीं चाहता था कि दुनिया में एक और देश कम्युनिज्म का शिकार बने। अमेरिका उस समय डोमिनो थियरी को मानता था। उसे लगता था कि अगर एक देश कम्युनिस्ट बना तो धीरे धीरे करके दुनिया के सभी देश कम्युनिज्म को फॉलो करने लगेंगे। तो इसके लिए अमेरिका ने साउथ वियतनाम को कम्युनिज्म की चपेट से बचाने के लिए हथियार और आर्थिक मदद देना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे करके यूएसए ने अपने कुछ एडवाइजर्स को भी साउथ वियतनाम में भेजना शुरू कर दिया, जो साउथ वियतनाम के लोगों को हथियारों और जंग से जुड़ी सारी ट्रेनिंग देते थे। वहीं दूसरी तरफ इस लड़ाई के लिए हो ची मिन ने सबसे पहले साउथ में वियत मिन नाम के ग्रुप के लोगों को हथियार पहुंचाने शुरू किए। ये हथियार पहुंचाने के लिए भी हो ची मिन ने एक अलग रास्ता अपनाया। ये हथियार लाओस से साउथ वियतनाम में पहुंचाए जाते थे, जिससे किसी को कुछ ना पता चल सके। जैसे ही ये हथियार वियत मिन के लोगों के पास पहुंचे, वैसे ही साउथ वियतनाम में जंग छिड़ गई और वियत मिन ग्रुप के लोग अब गो डिन डाइम की सेना का मुंह तोड़ जवाब देने लगे। तो यही सब देख के गो डिन डाइम को इतना गुस्सा आया कि उसने शांति से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोली चलवा दी। इन लोगों में कई बुद्ध धर्म के लोग थे। इन सभी लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस अटैक से कई औरतों और बच्चों की भी गोलियां लगने के कारण मौत हो गई। इस शांति प्रदर्शन में एक बुद्धिस्ट monk ने साइगोन शहर में बीच सड़क पर सबके सामने खुद को ही आग लगाकर खुद को जला दिया। लेकिन इस घटना का भी गो डिन डाइम पर कुछ असर नहीं हुआ और उसने वियत मिन के लोगों को और बुद्ध धर्म के लोगों को बेरहमी से मारना चालू रखा। तो अब साउथ वियतनाम के लोग भी नाराज थे गो डिन डाइम से कि ये कैसा नेता है जो अपने ही देश के मासूम लोगों को मरवा रहा है। और धीरे धीरे गो डिन डाइम की लोकप्रियता भी कम होने लगी थी साउथ वियतनाम में। तो इस कारण अमेरिका ने गुप्त रूप से गो डिन डाइम और उसके भाई दोनों को मरवा दिया। और इनकी हत्या के बाद अब अमेरिका सीधे इस युद्ध में उतरने वाला था। लेकिन अमेरिका को इस युद्ध में उतरने का एक कारण चाहिए था, और वो कारण उन्हें ईयर 1964 में मिला, जब गल्फ ऑफ टोंकिन में एक घटना हुई जिसमें नॉर्थ वियतनाम की नेवल आर्मी ने यूएस नेवल बेस पर अटैक किया, जिसमें यूएस नेवल ऑफिसर्स मारे गए। जिसके बाद यूएस कांग्रेस ने गल्फ ऑफ टोंकिन रिजोल्यूशन पास किया और अब यूएस डायरेक्ट इस युद्ध में कूद पड़ा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बाद में यह बात सामने आई कि गल्फ ऑफ टोंकिन में जो घटना हुई वो फेक घटना थी, जिसे अमेरिका ने सिर्फ वॉर में शामिल होने के लिए घटी थी। अब वॉर में अमेरिका के डायरेक्ट कूदने के साथ ही 1966 तक अमेरिका ने अपने करीब 5 लाख सोल्जर्स भी वियतनाम में उतार दिए। इन सभी सोल्जर्स को साउथ वियतनाम में उतारा गया। चीनों ने नॉर्थ वियतनाम पर हमला करना शुरू कर दिया। अमेरिका की सेना अच्छे हथियारों से लैस रहती थी, लेकिन जंगल में लड़ने में वे वियतनाम से कोसों दूर थी। असल में वियतनाम की सेना ने अपनी सुरक्षा के लिए एक सुरंग बना रखी थी, जिसमें घुसने का हुनर उनको ही आता था। वो अमेरिकन सैनिकों को मारकर इसी सुरंग में घुस जाते थे। अमेरिकन सैनिकों को काफी समय तक तो ये भी पता नहीं चला कि वियतनाम के सैनिक अचानक कहाँ से प्रकट होते हैं और हमला करके कहाँ गायब हो जाते हैं। और जब कोई अमेरिकन उन्हें पकड़ने की कोशिश में इस सुरंग में जाता था,
तो वह सुरंग में बिछाए हुए जाल में फंसकर मर जाता था। धीरे धीरे अमेरिका के काफी सैनिक मारे जा चुके थे। उनके सामने ये एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि किसी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस सुरंग की गुत्थी को कैसे सुलझाया जाए, और ये तक पता नहीं लगाया जा सका था कि ये सुरंग आखिर कितनी बड़ी थी। ये सुरंग वियतनाम के कोची जिले में थी, इसलिए इसे कोची सुरंग का नाम दिया गया था। ये सुरंग वियतनाम के सैनिकों के रहने, खाने, पीने और दुश्मनों पर हमला करके छुपने का अड्डा हुआ करती थी। इन सुरंगों में घुसने का रास्ता भले ही छोटा होता था, लेकिन अंदर से काफी बड़ी हुआ करती थी ये सुरंग। इन लोगों के लिए हेडक्वार्टर, हॉस्पिटल और युद्ध का सामान इकट्ठा करने की जगह होती थी। इन सुरंगों में वेंटिलेशन का भी पूरा इंतजाम किया गया था, और इसलिए ये लोग इन सुरंगों में महीनों तक आसानी से रह सकते थे। रात को वियतनाम के सैनिक बाहर निकलते थे और फिर चुपचाप अपने दुश्मन के लिए जाल बिछाकर वापस सुरंग में घुस जाते थे। इन बिछाए गए जालों के कारण अमेरिका के हजारों सैनिक मारे जा चुके थे। जब अमेरिका को कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा था, तो उसने वियतनाम को उन्हीं के खेल में उन्हें मात देने की योजना बनाई। साउथ वियतनाम और अमेरिका ने मिलकर अपने सैनिकों की एक छोटी सी टीम तैयार की। इनको वियतनाम की तरह जंगल युद्ध की ट्रेनिंग दी गई, और जब ये लोग तैयार हो गए तो उन्हें वियतनाम के लोगों के पीछे जाकर कोची सुरंग का राज जानने का काम सौंपा गया। तो प्लान के अनुसार अमेरिकन सैनिक वियतनाम के सैनिकों के पीछे पीछे गए, और इस बार वो सुरंग में घुसने में कामयाब भी रहे। लेकिन जैसे ही सुरंग के अंदर की बनावट को देखा तो वो हैरान रह गए। एक छोटी सी दिखने वाली सुरंग किसी बड़े जिले से कम नहीं थी। सुरंग के अंदर वैसी ही कई दूसरी सुरंगों के रास्ते भी थे, लेकिन यूएस सोल्जर्स के लिए इन सुरंगों में जाना मौत के मुंह में जाने के बराबर था, क्योंकि जैसे ही वे आगे बढ़ते, जगह जगह बीचे खतरनाक जाल उनका स्वागत करने के लिए तैयार थे। कई सारे सैनिक इस जाल में कुछ इस तरह फंसे कि वे कभी नहीं निकल सके और उनकी मौत हो गई। माना जाता है कि अमेरिकन सैनिक जो इस सुरंग में गए वो वहां से जिंदा नहीं लौट सके। तो अब इस कारण अमेरिकन वायुसेना ने नॉर्थ वियतनाम पर भर भर के बमबारी करना शुरू कर दिया। इन्होंने नॉर्थ वियतनाम में लगभग हर जगह बॉम्बिंग्स की, लेकिन इन बॉम्बिंग्स का भी कुछ खास असर देखने को नहीं मिला, क्योंकि वियतनाम के लोग गुरिल्ला वॉरफेयर में काफ़ी माहिर थे, जिससे वो सभी बॉम्बिंग से आराम से बच जाया करते थे। वो बॉम्बिंग के दौरान सुरंग में घुस जाया करते थे, और जैसे ही किसी यूएस सोल्जर को अपनी सुरंग के ऊपर पाते तो उसे मार दिया करते थे। यूएस सोल्जर्स वॉर की इस टेक्निक से अनजान थे, जिस कारण अमेरिका को नॉर्थ वियतनाम को युद्ध में हराना मुश्किल हो रहा था, और इस वजह से अमेरिका के सैनिकों का मनोबल भी टूटता जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ यूएसएसआर और चाइना ने नॉर्थ वियतनाम की इस वॉर में काफ़ी मदद की। उन्होंने अमेरिका की तरह इस जंग में डायरेक्ट अपने सैनिक तो नहीं भेजे, लेकिन हथियार और आर्थिक मदद भर भर के भेजी। चाइना ने तो अपनी मेडिकल और इंजीनियर की टीम भी नॉर्थ वियतनाम की मदद के लिए भेज दी थी, जिस कारण अब अमेरिका भी इस जंग में अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा था। तो अब अमेरिका ने भी इस वॉर के दौरान पूरे 3 साल तक लगातार नॉर्थ वियतनाम पर बॉम्ब अटैक्स किए। ये बॉम्ब अटैक्स इतने ज़्यादा थे कि वर्ल्ड वॉर 2 में भी कभी इतने बॉम्ब्स नहीं गिराए गए थे, जिस कारण भी इस जंग को याद किया जाता है। इस बमबारी को रोलिंग थंडर का नाम दिया गया था। अमेरिका ने वियतनाम की जंग को जीतने के लिए अपनी हर एक संभव कोशिश की। इन्होंने लगातार अपने सोल्जर्स की संख्या भी बढ़ाई, लेकिन सोल्जर्स की संख्या बढ़ाने से भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अमेरिका के सोल्जर्स जिन परेशानियों से गुजर रहे थे, ये बात तो केवल वही जानते थे। अमेरिकन सोल्जर इससे पहले ऐसी परिस्थितियों में कभी नहीं लड़े थे। उनके लिए जंगलों में लड़ना काफ़ी मुश्किल था। ऊपर से वो गोरिल्ला टैक्टिक्स के भी शिकार हो रहे थे। वो गोरिल्ला अटैक्स में भी माहिर नहीं थे। वियतनाम में उस समय ज़्यादातर जंगल और पहाड़ी एरिया था, जिसके कारण अमेरिकन सोल्जर्स को पानी में, जंगल में और पहाड़ों पर घंटों समय बिताना पड़ता था। उनके लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना भी
काफी परेशानी भरा था। वही वियतनाम के सोल्जर्स को तो इस टेरेन और इन जंगलों की आदत थी, इसलिए वो आसानी से यूएस सोल्जर्स को अपना निशाना बना देते थे। तो अब थक हार कर इस गोरिल्ला युद्ध पर लगाम लगाने के लिए अमेरिका ने एक भयानक और शर्मनाक चाल चली। हथियारों से होने वाला युद्ध अब खतरनाक केमिकल से होने लगा। अमेरिका ने वियतनाम पर जानलेवा केमिकल जैसे नापाम केमिकल और एजेंट ऑरेंज नाम के केमिकल्स से अटैक करना शुरू कर दिया। नापाम केमिकल का काम जंगलों में आग लगाने का था। इस केमिकल के छिड़के जाने से पूरे के पूरे जंगल में आग लग जाया करती थी। और एजेंट ऑरेंज एक ऐसा केमिकल पाउडर था जिसके छिड़के जाने से जंगल के पेड़ पौधे अपनी पत्तियां छोड़ देते थे। तो इन केमिकल्स का इस्तेमाल इसलिए किया गया था ताकि अमेरिकन वायुसेना आसमान से आसानी से अपने दुश्मन का पता लगा सके और उन्हें मार सके। लेकिन हो ची मिन्ह अब तक डिफेंसिव मोड में जंग लड़ रहे थे और अब वो ऑफेंसिव मोड को अपनाने वाले थे। तो अब हो ची मिन्ह ने टेट ऑफेंसिव नाम के एक ऑपरेशन का प्लान बनाया। इसके मुताबिक नॉर्थ वियतनाम की सेना अमेरिकन सोल्जर्स के आर्मी बेसिस, यूएस एम्बेसी और बाकी लोकेशंस पर गुप्त रूप से हमला करने वाली थी। यानी अमेरिका के लिए ये हमले एक सरप्राइज के रूप में सामने आते। तो जनवरी 1968 में नॉर्थ वियतनाम ने अपने इस प्लान को अंजाम दिया, लेकिन वो अपने इस ऑपरेशन में फेल हो गए और अमेरिका को कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाए। लेकिन इस ऑफेंस से नॉर्थ वियतनाम को ये तो समझ आ गया कि अगर वो चाहे तो इस युद्ध को जीत सकते हैं। इस हमले से पहले उन्हें लगता था कि वो कभी अमेरिकन पावर के सामने नहीं टिक पाएंगे, लेकिन इस हमले ने उनका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट कर दिया और यहाँ से इस युद्ध में एक टर्निंग पॉइंट देखने को मिला। और वो समय ऐसा समय था जब अमेरिका में टीवी आ चुके थे और वहाँ के मीडिया को भी बोलने और लिखने की पूरी आज़ादी थी। और तब उसी दौरान मीडिया द्वारा एक फ़ोटो सामने आई जिसने इस वियतनाम वॉर पर काफ़ी गहरा असर डाला। ये फ़ोटो कोई ऐसी वैसी फ़ोटो नहीं थी, बल्कि इस फ़ोटो में वॉर के दौरान वियतनाम के बच्चों की हालत दिखाई गई थी। इस फ़ोटो में नॉर्थ वियतनाम के कुछ बच्चे अपने गांव से रोते बिलखते बाहर की ओर भाग रहे थे। दरअसल फ़ोटो में दिख रहे लोगों के गांव में अमेरिकन वायुसेना ने केमिकल अटैक किए थे, जिससे पूरा गांव तबाह हो गया था। तो आपको इस फोटो में जो बच्चे दिख रहे हैं, इनके कपड़े तक जल गए थे, जिस कारण इस फोटो ने लोगों के दिमाग पर इतना गहरा असर छोड़ा कि खुद अमेरिका के लोगों ने अपनी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। लोग अपनी सरकार के दूसरे देश के युद्ध में हिस्सा लेने की वजह से काफ़ी नाराज थे। साथ ही वो वॉर में मासूम लोगों पर हमला करने को लेकर भी गुस्से में थे। मीडिया ने भी इस फोटो को बढ़ा चढ़ाकर लोगों के सामने रखा, जिस कारण व्हाइट हाउस के सामने अमेरिकन लोगों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया। लोग अब इस युद्ध को रोकने की मांग करने लगे। पूरे अमेरिका में आंदोलन होने लगे, जिसके बाद अमेरिका ने अपने लोगों को आश्वासन देते हुए कहा कि इस युद्ध को जल्द ही खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन टेट ऑफेंसिव अटैक के बाद एक बात तो पक्की थी कि युद्ध अभी तो खत्म नहीं होने वाला। और इन्हीं सब आंदोलन के बीच एक और भयानक घटना घटी। अमेरिकन सेना ने माई lai मैसेकर को अंजाम दिया। ये हादसा 1968 में हुआ था, जिसमें अमेरिका की सेना ने एक गांव में जाकर आग लगा दी और सभी बच्चों और औरतों को जान से मार दिया। मरने वाले सभी लोग आम लोग थे, जिनके पास ना किसी तरह के कोई हथियार थे, ना ही ये किसी तरह से अमेरिका की सेना के खिलाफ कुछ कर रहे थे। तो अब इस हादसे की फोटो भी मीडिया में काफ़ी जोरों से फैलने लगी। तो अब इस घटना के बाद अमेरिकन स्टूडेंट्स ने भी आंदोलन करना शुरू कर दिया। अमेरिका के सभी लोग रास्तों पर नारेबाजी करने लगे। लेकिन इसी बीच आग में घी का काम करने वाली एक और घटना घटी और मीडिया के हाथों पेंटागन रिपोर्ट लग गई। ये रिपोर्ट 400 पेजेस की थी, जिसमें लिखा था कि कैसे अमेरिकन गवर्नमेंट ने अपनी जनता को बेवकूफ़ बनाया है, क्योंकि रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा था कि युद्ध अभी ख़त्म नहीं होने वाला, बल्कि ये तो और लंबा चलेगा। और इस रिपोर्ट में ये भी लिखा था कि इस युद्ध में वियतनाम कमज़ोर नहीं है, बल्कि वो हर अमेरिकन वार का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है।
तो अब ये पेंटागन रिपोर्ट लीक होने के बाद अमेरिका की जनता अपनी सरकार से बेहद नाराज थी और उन्होंने और जोरों से आंदोलन और नारेबाजी करना शुरू कर दिया अपनी सरकार के खिलाफ। और अब अमेरिका की जनता ये रिपोर्ट और इतने भयानक फोटोज को देखने के बाद अपनी सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई, जिसका फायदा उठाया रिचर्ड निक्सन ने। ये उस समय ऑपोजिशन पार्टी के लीडर थे जिन्होंने जनता के गुस्से का फायदा उठाया और जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आने लगे इन्होंने जनता से वादा किया कि वे इस वियतनाम के युद्ध को जल्द से जल्द खत्म कर देंगे और अमेरिका की सेना को वापस बुला लेंगे। तो इलेक्शन से पहले किए गए रिचर्ड निक्सन के इन वादों ने अपना असर दिखाया और जनता ने 1969 के चुनाव में रिचर्ड निक्सन को अच्छे खासे वोटों से जिताया, जिसके बाद सत्ता में आते ही रिचर्ड निक्सन अपने वादे के अनुसार वियतनामाइजेशन के नाम से एक पॉलिसी लेकर आए। इस पॉलिसी के अनुसार अमेरिका को वियतनाम से अपने सैनिक वापस बुलवाने थे और साउथ वियतनाम में वियतनाम के सैनिकों की संख्या बढ़ानी थी। तो अब अमेरिका लगातार वियतनाम से अपनी सेना को वापस बुलाने लगी और 1972 आते आते लाखों अमेरिकन सैनिकों में से सिर्फ कुछ हजारों सैनिक ही बचे थे वियतनाम में। अब वियतनामाइजेशन पॉलिसी के बाद अमेरिका ने नॉर्थ वियतनाम के साथ एक शांति समझौता किया, जिसके लिए 27 जनवरी 1973 को पेरिस में पेरिस पीस एकॉर्ड के नाम से एक समझौता हुआ। यह समझौता अमेरिका, साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम के बीच में हुआ था। इस समझौते के तहत अमेरिका ने अपने सारे सैनिकों को कुछ ही दिनों में वियतनाम से वापस बुला लिया और आखिरकार नॉर्थ और साउथ वियतनाम के इस युद्ध से अमेरिका बाहर हो गया और जाते जाते अमेरिका ने नॉर्थ और साउथ वियतनाम को भी इस युद्ध को बंद करने की सलाह दी। तो अब अमेरिकन सैनिकों के वियतनाम से जाने के बाद भी पूरे 2 सालों तक ये युद्ध चलता रहा और नॉर्थ वियतनाम साउथ वियतनाम पर हावी होता नजर आ रहा था। वो लगातार साउथ वियतनाम पर बम हमले कर रहा था और आखिर में 30 अप्रैल 1975 को नॉर्थ वियतनाम ने साउथ वियतनाम की कैपिटल साइगोन पर कब्जा कर लिया और अंत में नॉर्थ वियतनाम इस युद्ध को जीत गया और इसके साथ ही इस युद्ध का अंत हो गया। नॉर्थ वियतनाम अपनी सालों की जंग जीत गया और वियतनाम का एकीकरण हो गया, जो एक कम्युनिस्ट देश बनकर उभरा। इस लड़ाई के बाद साउथ वियतनाम की कैपिटल साइगोन का नाम बदलकर हो ची मिन्ह कर दिया गया, लेकिन सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम की राजधानी हनोई को ही बनाया गया, जो पहले नॉर्थ वियतनाम की राजधानी हुआ करती थी। और आखिर में 1975 में वियतनाम एक लंबी और भयानक लड़ाई लड़ने के बाद एक आज़ाद देश बन पाया और अमेरिका की डोमिनो थियरी का भी खंडन हुआ, क्योंकि अमेरिका का ये मानना था कि एशिया में अगर कोई देश कम्युनिज्म को अपनाएगा तो बाकी के देश भी कम्युनिज्म को अपनाएंगे। लेकिन ये गलत साबित हुआ, क्योंकि वियतनाम ने तो कम्युनिज्म को अपनाया लेकिन बाकी एशिया के ज़्यादातर देशों ने कम्युनिज्म को नहीं अपनाया। तो इस थियोरी को लेकर भी दुनिया भर में अमेरिका का मजाक उड़ाया गया था। इसके अलावा यह एक ऐसा पहला युद्ध था जब अमेरिका की हर संभव कोशिशों के बाद और अरबों खरबों रुपया खर्च करने के बाद भी वो इस युद्ध को नहीं जीत सका और दुनिया भर के लोगों ने इस बात को माना कि सिर्फ आधुनिक हथियार के होने से कोई जंग नहीं जीती जा सकती, बल्कि उसे जीतने के लिए आपके पास एक प्रॉपर आर्मी और टेक्निक भी होनी चाहिए। इस पूरे युद्ध में वियतनाम की आर्मी के लड़ने की इस टेक्निक की दुनिया भर में काफ़ी प्रशंसा हुई, लेकिन वियतनाम के आज़ादी की इस लड़ाई में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। देखा जाए तो सिर्फ अमेरिका के ही 58,000 सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी थी। अपने इतने सैनिकों की मौत अमेरिका के लिए एक बड़ी बात थी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान लगभग 50,000 अमेरिकन सैनिक मरे थे और यहाँ खाली एक देश की लड़ाई में ही अमेरिका के इतने ज़्यादा सैनिक मारे गए थे। तो इस कारण वहाँ के लोग सड़कों पर उतर आए थे और उनका कहना था कि जब ये लड़ाई हमारे देश की है ही नहीं तो हम क्यों अपने सैनिकों को इस तरह से मरने दें। वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ वियतनाम के 11 लाख और साउथ वियतनाम के करीब 2.5 लाख सैनिक शहीद हो गए थे।
इसके अलावा दोनों वियतनाम को मिलाकर लगभग 20 लाख आम लोग मारे गए थे और 1.5 लाख लोग घायल हुए थे, जिसमें से कई लोगों का तो बहुत बुरा हाल हुआ था इस खतरनाक केमिकल्स की वजह से। उनके घर, उनके गांव, उनके लोग, उनका सब कुछ तबाह हो गया था इस युद्ध में। लेकिन आखिर में वियतनाम की ये लड़ाई खाली नहीं गई। उन्हें जो चाहिए था और उनका जो सपना था वो उन्हें मिला, यानी वियतनाम की आज़ादी। अपनी इस आज़ादी के लिए कई लोगों ने अपनी जान गंवाई, कई लोग बहुत बुरी तरीके से घायल भी हुए थे, कई बच्चों ने अपने माँ बाप को हमेशा के लिए खो दिया था, परिवार एक दूसरे से अलग हो गए थे और अंत में अपनी इस आज़ादी के लिए वियतनाम ने बहुत भारी कीमत चुकाई थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।